हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, जैसा कि हम हमारे लास्ट सेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी के इस चैप्टर से रिलेटेड हम बार्टर सिस्टम को कंसीडर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। तो आपको ये पता चला कि कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, जिसकी वजह से किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जा सके। तो मनी, पैसा, मुद्रा, ये एक ऐसी चीज की फॉर्म में उभरा जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, माना कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करें तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक हाथ से अगर एक प्रोडक्ट खरीदा गया है तो दूसरी हाथ से पैसा दिया गया है भरपाई की फॉर्म में, पेमेंट की फॉर्म में, तो इसे एक्सेप्ट किया जाने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों के पास सरप्लस मनी आने लगा तो लोगों ने इसे सेव भी करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त मनी का सिर्फ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बजाय वो एक वेल्थ या वैल्यू को स्टोर, मतलब स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे कंसीडर किया जाने लगा, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर किया जाने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि मनी जो है उसे हम स्टोर कर सकते हैं, उसे हम एक्सचेंज की फॉर्म में मान सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम फ्यूचर की पेमेंट्स, अब जैसे आपको लास्ट सेशन में जब बार्टर सिस्टम बताया था तब आपको ड्रॉबैक में ये बात बताई गई थी कि हम बार्टर सिस्टम के अंडर फ्यूचर पेमेंट्स या डेफर्ड पेमेंट्स के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते थे, क्योंकि क्या पता अगर फसल को लेकर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है दो पार्टीज के बीच में, क्या पता कि फसल उतनी होगी भी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरल कॉजेस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन पैसे के केस में ऐसा कंसेप्ट नहीं था। हम पैसे के केस में फ्यूचर पेमेंट्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मनी को एक इस तरीके के रूप में, एक ऐसे एक्सचेंज मीडियम के रूप में देखा जा सकता है। तो मनी क्या है? अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें मनी की, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, मनी कैन बी एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो, ये जो डेफिनेशन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि फुल फ्लेज है, लेकिन हाँ, इसमें मनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिफाइन किया हुआ है कि पैसा क्या है। पैसा कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप विनिमय कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, एक हाथ ले तो दूसरे हाथ पैसा दे रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ये एक मापदंड बनने का काम। हम 4 कुर्सियों को इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेजर कर सकते हैं, हम 4 कार्स को भी इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेजर कर सकते हैं। तो मतलब हर एक चीज की पैसे की फॉर्म में कीमत मापी जा सकती है, तो इसलिए ये एक मेजरिंग टूल बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया कि लोगों के पास जब सरप्लस इकट्ठा होने लग गया पैसे का, तो वो अपने उस पैसे को स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप अपने घर पे भी एक गिनी बैंक लगाकर वहां पर भी स्टोर करके रख सकते हो। आप अगर चाहो तो आप बैंक्स में जाकर भी सेविंग्स कर सकते हो। तो दैट मीन्स स्टोरेज वाली ये कंसेप्ट मनी के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर हो सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता था ना। अगर हम एनिमल्स को स्टोर कर कर रखना चाहें तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? देखो, अगर एनिमल्स को स्टोर भी कर कर रखा जाता तो उन्हें स्टोर करने के लिए हमें स्पेस की भी जरूरत पड़ती है ना। प्लस ये तो है नहीं है कि उन एनिमल्स को मेंटेन कर कर रखने के लिए हमें उन पर खर्चा नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली है कि उन एनिमल्स को हमें चारा भी देना पड़ता, पानी भी पिलाना पड़ता, मतलब और उनसे रिलेटेड कॉस्ट हमें सब कुछ बियर करनी पड़ती। लेकिन मनी के केस में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमने स्टोर कर कर रख दिया, अगर हम 1 साल बाद अगर उसे पैसे को अपने उस स्टोरेज स्पेस से निकालेंगे तब भी वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो दैट मीन्स इसमें स्टोरेज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बार्टर सिस्टम। तो अब इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पर हमारे पास मनी का एक फंक्शनल डेफिनेशन उभर कर आती है। आज का जो हमारा बेसिकली ये सेशन है,
इसमें हम मनी को डिफरेंट कंसेप्ट्स या डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही स्टडी करेंगे। तो आज जो सबसे पहला हमारे पास है वो है फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो, जिसमें ये 4 फंक्शंस, वैसे तो मैंने ये 5 फंक्शंस लिखे थे, ये सिर्फ मैंने उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखे थे जो हमने बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स की फॉर्म में पढ़े थे। हमने पढ़ा था ना कि कोई स्पेसिफिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, गुड्स को ही गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन यहां अब क्योंकि हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, तो मनी की अगर डिफरेंट फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि पैसा कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, पैसे को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी मना नहीं करेगा। अगर आप कॉइन्स में पेमेंट कर दोगे, अगर आप करेंसी नोट्स की फॉर्म में पेमेंट कर दोगे, मतलब ये चलते हैं। सरकार के द्वारा जो मार्केट में करेंसी सर्कुलेट हो रही है, अगर कोई भी इंडिविजुअल उस करेंसी के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर देता है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो खरीदता है, तो उसके बदले में सामने वाला दुकानदार मना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकेंडली क्या है? फैसिलिटेट्स डेफर्ड और फ्यूचर पेमेंट्स। तो वही सेम है ना कि अगर आज पैसे उधार ले लिए हैं, 6 महीने बाद पे कर दिए जाएंगे, तो वो 6 महीने बाद फ्यूचर है ना। या आज आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको पेमेंट जो है वो कुछ टाइम बाद कर दूंगा, तो वो फ्यूचर पेमेंट है ना। तो पैसे की बदौलत ही ऐसा हो पा रहा है ना। ये तो नहीं ना कि आज आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको अगली फसल में से राइस दे दूंगा। तो उसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी ना कि राइस पता नहीं बनकर तैयार होंगे भी या नहीं होंगे। अगर फसल खराब हो गई तो हो सकता है कि सरप्लस आ ही ना देने के लिए। लेकिन ऐसा कंसेप्ट मनी के केस में नहीं होता है। इसमें ज्यादा चांसेस हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं फ्यूचर बेसिस के, वो पूरे किए जा सकते हैं। स्टोर्स वैल्यू और वेल्थ, तो ये आपको अभी भी बता दिया गया है, वही सेम कंसेप्ट है कि इसको स्टोर करके रखना भी बहुत आसान है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां जो मैंने 4 कार या 4 कुर्सियों वाला कंसेप्ट आपको समझाया था कि हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेजर कर सकते हैं, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि मनी एक्ट्स एज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। ये कॉमन यूनिट है, हम हर एक चीज को रुपीज की फॉर्म में माप सकते हैं। कितना लीटर दूध है, दूध की कॉस्ट को रुपीज की फॉर्म में मापा जा सकता है ना। कितना लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल की कॉस्ट को रुपीज की फॉर्म में मापा जा सकता है। तभी ना एक हाउस होल्ड अपने घर का एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है ना, कितना दूध का बिल है, इतना पानी का बिल है, ये बजट है, ये है, इस तरीके से। तो क्यों? क्योंकि उस एक कॉमन यूनिट में सारे के सारे को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो मनी इज एक्टिंग एज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो ये कुछ फंक्शंस जिनमें ये 4 बेसिक फंक्शंस पाए जाते हों, उसको फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी कह दिया जाता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे ये 4 फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हों, तो वो मनी की डेफिनेशन में कवर की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक और फंक्शन की बात करूं जो कि मनी परफॉर्म करता है, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो, हमने बार्टर सिस्टम में एक एग्जाम्पल पढ़ी थी कि अगर आप पंजाब में घर सेल कर रहे हो, आपको महाराष्ट्र में जाकर घर लेना है, अगर बार्टर सिस्टम हो तो आपको बदले में गुड्स मिले, आपको बदले में घोड़ा मिले, आपको बदले में गाय मिले। आप उस घोड़े को या गाय को महाराष्ट्र लेकर जाओगे तो फिर आपको महाराष्ट्र में वहां पर सर्च करना पड़ेगा कि घर किससे मिल सकता है, किससे नहीं। लेकिन जब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे पास अवेलेबल है, तो आप पंजाब में घर सेल करोगे, पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आप महाराष्ट्र में जाकर आराम से वहां पर घर खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो इस तरीके की कोई भी परेशानी मनी के केस में नहीं आती है। अब अगर हम आगे फर्दर बढ़े तो देखो क्या है कंसेप्ट। एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैज लीगल सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन इट। देखो, अभी तक गवर्नमेंट वाला सैंक्शन की मतलब एक लीगैलिटी की बात नहीं आई थी, अभी तक सिर्फ फंक्शंस की बात थी, तो हमने उसे फंक्शनल डेफिनेशन के अंडर कवर किया था। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट आया है जिसमें एक लीगैलिटी देखने को हमें मिली है। तो
लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी इसे बोला जाएगा। एवरीबडी इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि उस वक्त उस चीज पर एक लीगैलिटी, एक लीगल एक्शन, एक लीगल ऑर्डर लिखा हुआ होता है। आप अगर जनरली पेपर या करेंसी नोट्स, इवन 10 रुपीज का भी अगर नोट देखो तो उस पर ना एक ऑर्डर लिखा हुआ होता है, गवर्नर के साइन होते हैं। तो वो है कि वो एक लीगली सैंक्शनड अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ हमारा करेंसी नोट है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने मतलब हमें आदेश दिया है कि हाँ ये एक्सेप्टेड है, लीगल नोट है, सही नोट है। तो उसे बेसिकली हम लीगल डेफिनेशन के अंडर कवर करते हैं। मतलब जो सरकार के द्वारा प्रचलन में है, जिन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे अब 500 के नोट्स प्रचलन में नहीं है, तो आप अगर किसी शॉपकीपर से मार्केट से कुछ भी खरीदने अगर जाओगे तो पुराने वाले याद दिलवाऊंगी कि पुराने वाले वो 500 के नोट्स अब प्रचलन में नहीं है, या 1000 वाला नोट ही सिंपल एग्जांपल ले लो, बिकॉज ये अब नहीं है। तो अब कोई भी आपसे वो 1000 वाला नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो लीगली सैंक्शन नहीं है। लेकिन 2000 का या 500 जो न्यू करेंसी की फॉर्म में हमारे पास अब अवेलेबल है, उसे सब एक्सेप्ट करेंगे। तो इसे हम लीगल डेफिनेशन के अंडर कवर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं, जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि एक ऑर्डर दिया हुआ होता है, एक ऑर्डर लिखा हुआ होता है, या ऐसे करेंसी नोट्स या कॉइन्स जो सरकार के आदेश के द्वारा मार्केट में सर्कुलेट होते हों, उन्हें हम फिएट मनी यानी कि आदेश मुद्रा कहते हैं। तो फिएट मनी क्या है? It is that money which circulates in the economy due to the legal orders of the government. लेकिन on the other hand, एक ऐसा मनी का फॉर्म भी है जिसे फिड्यूशरी मनी कहा जाता है, न्यायस मुद्रा कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा नहीं, बल्कि जो पार्टीज आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लेन देन, कोई भी एक्सचेंज करती हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस पर, COFIN, उनके कॉन्फिडेंस पर, मतलब उनके ट्रस्ट पर, उनके विश्वास पर डिपेंड करता है। जिसकी एग्जाम्पल भी देखो आपको यहां पर बताई गई है, चेक। अब ये कौन से वाला चेक है? ये बैंक के थ्रू जो चेक बुक्स के थ्रू जो चेक चलते हैं, प्रचलन में आते हैं, उनकी बात की गई है यहां पर। देखो उस कोई भी इंडिविजुअल, एक पार्टी, लेट सपोज ए ने अगर बी को कोई चेक काट कर दे दिया, तो वो चेक बाउंस ना हो जाए, या वो बैंक से क्लियर हो जाएगा वो चेक या नहीं, वो ए और बी के म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है ना। उस चेक पर जिस तरह से आप देखना, कभी 10 रुपीज का नोट या 100 रुपीज का नोट देखना, उस पर लिखा हुआ होता है और गवर्नर के, मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया कि साइन होते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई कंसेप्ट चेक पर तो नहीं होता ना। उस पर जो साइन किए जाते हैं वो जो चेक होल्डर होता है, मतलब जो जिसकी चेकबुक होती है, वो साइन कर कर देता है। तो वो तो दो पार्टीज के ट्रस्ट पर डिपेंड कर रहा है ना, उसमें गवर्नर का तो नहीं कोई रोल आया ना। दैट इज जस्ट एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह के मनी की फॉर्म को फिड्यूशरी मनी कहा जाता है, मतलब न्यायस मुद्रा कहा जाता है। अभी देखो, अभी हमारे पास आफ्टर द फंक्शनल एंड द लीगल डेफिनेशन ऑफ द मनी एक और डेफिनेशन है, ब्रॉड कैटेगरी है, जो कि है नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशंस ऑफ मनी। अब इसमें क्या है? देखो, पैसा हमारे पास भी पड़ा है, हमारे सेविंग बैंक में भी पड़ा है, और कई बार हम पैसे को एफडीज की फॉर्म में जमा करवा देते हैं। 5-5 साल की, 10-10 साल की एफडीज करवा दी, बैंक में भी करवा देते हैं, पोस्ट ऑफिसेज में भी करवा देते हैं। तो उनके बेसिस पर अगर हम बात करें तो मनी की किस तरह की डेफिनेशंस उभर कर आती हैं। एक होता है नैरो मनी और एक होता है ब्रॉड मनी। नैरो मनी की अगर हम बात करें तो इट इज द मेजर ऑफ मनी विच इंक्लूड्स द मोस्ट लिक्विड मॉनेटरी एसेट्स। देखो, मोस्ट लिक्विड मतलब जो जल्दी से जल्दी ही, मतलब जो तो या तो इटसेल्फ कैश हैं या जिन्हें जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कॉइन्स या बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स जो हमारे होते हैं। ये बेसिकली जो अभी अभी हमने एक तरीके से फिएट मनी के केस में हमने समझा, तो वो करेंसी
या डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या हैं? डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब बेसिकली हमारी सेविंग्स से हैं, जो हमने सेविंग अकाउंट्स बैंक में ओपन करवाए हुए होते हैं, जिनको हम चेक्स के द्वारा या कई बार डीडी तैयार कर दिया जाता होता है, सुनते हैं ना, डीडी तैयार करवा दो या बैंक ड्राफ्ट तैयार करवा दो, और उसकी वजह से वो डिपॉजिट्स कैश किए जा सकते हैं, एनकैश किए जा सकते हैं, कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो मतलब हम एक तरीके से इन्हें कह सकते हैं कि ये भी कैश के इक्विवेलेंट ही हैं, तो इन्हें हम मनी की नैरो डेफिनेशन के अंडर कवर करते हैं। मतलब ये वाला जो मनी है वो अकॉर्डिंग टू नैरो डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम ब्रॉड मनी की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स नैरो मनी, मतलब इसमें ये करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि जिसके हम मॉनेटरी एसेट्स कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर मोस्ट लिक्विड मॉनेटरी एसेट्स नाम बताया था। तो मॉनेटरी एसेट्स के अलावा जिसमें नियर मनी एसेट्स, जिसमें टर्म डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है? जो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, टर्म का मतलब टाइम पीरियड होता है ना, तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए जो डिपॉजिट्स करवाए जाते हैं, जैसा एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जैसे मैंने अभी अभी भी आपको नाम लिया था कि कई बार हम 5-5 साल की या 10-10 साल की हम एफडीज करवा देते हैं, तो वो एफडीज को हम नियर मनी एसेट्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एफडी को तुड़वाया भी तो जा सकता है ना। कई बार सुना है ना कि एफडी तुड़वा लेते हैं कि पैसा पड़ा है, पेनल्टी लग जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन पैसा तो मिल जाएगा ना, थोड़ी बहुत पैसे कटकर मिल जाएगा। तो एफडीज भी नियर मनी एसेट्स में ही कवर की जाती हैं। अब एफडीज क्या होती हैं? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ऑन अ शॉर्ट नोटिस। क्योंकि इसीलिए इन्हें नियर मनी एसेट बोला गया है कि ये नजदीकी वाली ही हैं, क्योंकि अगर हम बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास जाकर शॉर्ट नोटिस दें, मतलब लिख कर दें या कहें कि हमें अपनी एफडी तुड़वानी है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है वो हमें हमारी इन एफडीज को कैश में कन्वर्ट कर कर दे देता है। तो अब अगर ब्रॉड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली स्टडी करें तो मनी की डेफिनेशन में क्या कवर किया जाएगा? मॉनेटरी एसेट्स को कवर किया जाएगा, मतलब करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स को कवर किया जाएगा, और जितने भी नियर मनी एसेट्स होते हैं लाइक एफडीज, इन्हें कवर कर लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। चलिए अब एक और छोटा सा कंसेप्ट स्टडी करते हैं जो कि बहुत ही आसान है, ताकि जब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में क्लासिफिकेशन समझें तो वो हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का एक और जो छोटा सा कंसेप्ट है वो है मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो, मनी वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो चीज पेपर, नोट पर या कॉइन पर खुनवाई गई है, एनग्रेव्ड है, जैसे 5 रुपए के सिक्के के ऊपर 5 लिखा गया होता है, तो वो जो 5 है वो मनी वैल्यू ऑफ मनी है। 100 रुपए का नोट है, उस पर 100 लिखा हुआ है, तो वो 100 जो है वो क्या है? वो मॉनेटरी वैल्यू है उस कागज के टुकड़े की। ठीक है, 2000 वाला वो जो पिंक कलर का नोट है, उस पर 2000 जो लिखा हुआ है वो उस कागज के टुकड़े की 2000 मनी वैल्यू है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया कि इट रेफर्स टू व्हाट इज एनग्रेव्ड ऑन अ कॉइन और रिटन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर नोट। लेकिन अगर हम कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो कमोडिटी का मतलब होता है कि जिस वस्तु या जिस मेटल का वो मनी, मतलब चाहे वो कॉइन है चाहे वो पेपर है, जिस मेटल का या जिस कमोडिटी का, जिस वस्तु का वो बना हुआ है, उसकी क्या कीमत है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ मटेरियल आउट ऑफ विच कॉइन्स और करेंसी नोट्स आर मेड। मतलब ये जो कॉइन है वो जैसे अर्लियर जमाने में होते ना, सोने के चांदी के सिक्के हैं या तांबे के सिक्के हैं, लेकिन अब जिस मेटल के, हमारे लोहे के या जिस मेटल के कॉइन सिक्के बने हुए होते हैं वो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी कहलाई जाती है। कागज के नोट है ना, तो वो कागज की जो वैल्यू है मार्केट में उसे हम कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी बोलेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने मनी की डिफरेंट कंसेप्ट्स और डिफरेंट डेफिनेशंस को कवर अप किया, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का जितना भी हमने सेशन ये कवर किया है, ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरह की डेफिनेशन फाइनल्स में पूछी जा सकती है। तो चलिए, आज के सेशन के लिए इतना बहुत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।